हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 आउट ऑफ 30 प्रश्न, जो कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। जितने भी 2011 से 2024 तक अब तक हुए हैं पिछले एग्जामों में, सब के सब निचोड़ हम लोग करेंगे दोस्तों। एक सीरीज के माध्यम से चलाई जा रही है। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से ये क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यह किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास। यानी कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता, यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो वो मनोवैज्ञानिक का नाम है नॉम चॉम्स्की। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि इनका मानना है कि मानवीय बच्चा भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है और उनके पास एलईडी नामक एक डिवाइस होती है। क्या? एलईडी नामक, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जो व्याकरण के नियम बनाता है और भाषा को विकसित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। बीएफ स्किनर का कहने का मतलब यह है कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, और लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और जिन पियाजे का कहने का मतलब है कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। और जिन पियाजे ने बच्चे को नन्हे साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक माना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है कि जिन पियाजे ने जैविक परिपक्वता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, नॉम चॉम्स्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों, अपने मन से एक भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों को अपने परिवेश में दो भाषाएं सुनने को मिलती हैं। दो भाषाओं का सुनना क्या बच्चों के लिए लाभकारी है? बिल्कुल सत्य, दो भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि हानिकारक देखिए निगेटिव है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाधित करेगा, ये सब के सब निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, बच्चों के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं पूछा है तो हम लोग निगेटिव का निगेटिव ढूंढेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही पहले ही गलत हो गया। तो गलत का गलत खोजना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए, निम्न में से कौन था कथन सही नहीं है? इसमें भी कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव का निगेटिव पूछा है। तो भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है। बिल्कुल, भाषा अधिगम एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, तो ये तो सत्य है, लेकिन हमें गलत खोजना है। अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। बिल्कुल ये भी सत्य है कि अधिगम जो विकलांगता होती है भाषा अधिगम से संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद होती है। बिल्कुल ये भी सत्य है। तो देखिए 3 तो सत्य मिल गया, लेकिन नहीं का नहीं पूछा है। तो अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिमाण की कुंजी है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अधिगम विकलांगता से अभिप्राय उन मनोवैज्ञानिक दशाओं से है जिसमें व्यक्ति की मस्तिष्क का सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होता है, यानी कि सक्षम नहीं अक्षम होता है। साथ ही साथ बोलने तथा लिखने में भी असमर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। ये क्या है? गलत है दोस्तों। तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें, यानी कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली इसमें से कौन सी है, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ।
क्या गलतियां करने की अनुमति देते हैं? ठीक है, गलतियां तो विद्यार्थी जितने गलती करेंगे, जितने त्रुटियां करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ये तो सत्य हो गया। मैं अपने विद्यार्थियों को एक कक्षा में विचारने और चर्चा करने की भी अनुमति देती हूँ, बिल्कुल ये भी सत्य है, लेकिन हमें निगेटिव का निगेटिव खोजना है। मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, बिल्कुल सत्य है, जितने आप प्रोत्साहित करेंगे उतना ही सही है। मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने में बल नहीं देती हूँ। देखिए निगेटिव यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है कि सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। तो क्या लेखन कार्य के लिए आप प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पे नहीं बात किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट कारण नहीं है? यानी कि पठन का विशिष्ट कारण नहीं पूछा है। पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना, ये तो भाई निष्कर्ष निकालना सही बात है। अनुच्छेद का सारांश लिखना, ये भी बिल्कुल सत्य है। पठन में सारांश अनुच्छेद का तो लिखते ही लिखते हैं। अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध जुड़ाव को समझना, जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बीच में संबंध जुड़ता है, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। इसमें सिर्फ पहचान करना अनुच्छेद में ये पठन का विशिष्ट कारण के अंतर्गत नहीं आता है। तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? यहाँ पे भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं पूछा है दोस्तों। भाषा अंतरण ट्रांस लैंग्वेजिंग, क्या भाषा शिक्षण की अवधारणा है? बिल्कुल ये अवधारणा है। समूह संग्रह भी है, भाषा अवधारणा में समूह संग्रह होता है। सांस्कृतिक प्रघात, आप सांस्कृतिक प्रघात के लिए कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य। शब्द अनुक्रमणिक, ये भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है, तो नहीं का नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। क्योंकि भाषा शिक्षण में शिक्षक का उत्तरदायित्व भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। क्या भाषा प्रयोग, जितने भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं वही भाषा शिक्षण की अवधारणा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। शब्द अनुक्रमणिक भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरी भाषा यानी कि अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि अंग्रेजी जटिल भाषा है, या हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर पर? बिल्कुल सत्य, जो हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं उसी में, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा होती है। जो हमारी प्रथम भाषा होती है यानी कि क्षेत्रीय भाषा, वो हमारी मातृभाषा होती है। आप मातृभाषा में अगर बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब ज़्यादा आसान लगेगा। तो वही है कि यह हमारी मातृभाषा होती है और आसपास और परिवार की भाषा होने के कारण इसका अर्जन करना दूसरी भाषा की अपेक्षा में आसान होती है। जिसकी मान लीजिए मातृभाषा हिंदी है, तो आप उसको इंग्लिश बोलने के लिए कह देंगे तो क्या ज़्यादा आसान होगा पहली भाषा से? नहीं, आसान उसी को माना जाएगा जिसकी मातृभाषा हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा सही नहीं पूछा है, यानी कि निगेटिव का निगेटिव पूछा है दोस्तों। तो चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। वास्तविक संवाद में नियमों का वस्तुतिकरण करना, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों का दर्शाना, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण में नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना। ये 3 तो हमारा पॉजिटिव निकल गया, लेकिन देखिए चौथा क्या है, नहीं पूछा है, तो निगेटिव खोजेंगे। जहां आपको रटकर बात की जाए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात की जाए, वो निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। तो नहीं का नहीं पूछा है, तो ये निगेटिव, नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना, ये क्या है? निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स है। अगर आप संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाकर देखिए। संपूर्ण पेडागोजी में सब के सब XYZ हम जितने पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स, निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स हैं, सब के सब बता दिए हैं। आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी उस वीडियो से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, यानी कि निगेटिव पूछा है।
कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल करना, बिल्कुल ये शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिक्र की हुई है। कला और विज्ञान में संबद्धता, बिल्कुल ये भी जिक्र किया हुआ है। रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बना, बिल्कुल रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं दिया है, इसको हटाकर अवधारणात्मक समझ पर, अंडरस्टैंडिंग पर क्या दिया है, बल दिया गया है। तो ये तो हमारा 3 पॉजिटिव निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। देखिए योगात्मक आकलन क्या है, ये निगेटिव है, मतलब इस पे कम जोर दिया गया है। योगात्मक की जगह रचनात्मक, क्या रचनात्मक का प्रावधान किया गया है, तो निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, देखिए अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है, कथा वाचन आधारित शिक्षण शास्त्र, ये अनुभवजन्य में शामिल है। कथा वाचन क्या है, जिसे कहानियों के द्वारा हम शिक्षण सामग्री अपनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, बहुत एक्टिविटी होगी, बच्चे की मानसिकता क्षमता बढ़ेगी, तर्क वितर्क करेंगे, कहानी के माध्यम रोल प्ले करेंगे। तो ये क्या है, अनुभवजन्य अधिगम की अवधारणा है। कला एवं खेल समावेशी शिक्षण की, ये अनुभवजन्य अधिगम की अवधारणा नहीं है, क्योंकि दक्षता आधारित अधिगम भी है। विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना, क्योंकि जिस विषय के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे तो आपका कौशल विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं का नहीं पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन यह कह रहा है अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए संगतपूर्ण नहीं है, तो ये तो सत्य हो गया भाई, अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से तो मदद लेनी ही चाहिए, तो नहीं का नहीं पूछा है। अधिगम विकलांगताओं की पहचान जितनी जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सत्य है, लेकिन हमें निगेटिव खोजना है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दे और आत्मनिर्भर बनने में मदद करे, बिल्कुल ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के दूसरी सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। क्या आप निरुत्साहित यानी कि हतोत्साहित करेंगे, बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे नहीं का नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव का निगेटिव पूछा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे निकृष्ट यानी कि अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें, यानी कि सबसे बेस्ट अनुचित यानी कि उचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें, मतलब इसमें से कौन से सबसे, इस ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पाठ्य पुस्तक में अगला क्या लिखा है, अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाता है, ठीक है देख लेते हैं, क्योंकि भाई हमको सबसे बेस्ट खोजना है। अध्यापक को प्रामाणिक पाठ्य सामग्री जैसे कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना, ये भी ठीक है। अध्यापक को कुछ अधिक विचार की जरूरत नहीं है, वह कक्षा में आए और देखे क्या किया जा सकता है, मतलब कि ये तो ऐसे ही सबसे कम निगेटिव हो गया, सबसे कम। अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भों का प्रयोग करती है, बिल्कुल अगर संदर्भ विभिन्न संदर्भ की बात कर दिया तो उसमें अनेक प्रकार की एक्टिविटी आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पे निकल के ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाषा आकलन संबंधित है, भाषा आकलन संबंधित है क्या शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मापन से, या कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रेणी का पता करने से, या उनके संपूर्ण अथवा योगात्मक आकलन का मापन से, या शिक्षार्थी का भाषा प्रवीणता का मापन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी का भाषा प्रवीणता के मापन से, क्योंकि इस जांच में क्या निकल के आता है कि भाषा आकलन एक संवादात्मक रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी को उचित भाषा अधिगम की जांच करता है।
आकलन का उद्देश्य यही होता है कि निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यान्वयन में सुधार करने वाले छात्रों के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। देखिए पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान नहीं रखनी चाहिए। क्या विद्यार्थियों के सीखने की गति, बिल्कुल ये ध्यान में रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों की सीखने की गति कैसी है, इस पाठ योजना पर ध्यान देनी चाहिए। आपके पाठ के दिन का समय, बिल्कुल ये भी समय रखें। गतिविधियों का क्रम भी, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों के, यहाँ पे देखिए आप पाठ योजना बना रहे हैं तो इसमें अभिभावकों का क्या पसंद है, इस अनुच्छेद के अभिभावकों से क्या पसंद है ये है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है, बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है अवचेतन रूप से दो भाषाओं में व्यवहार करना और सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए बहुत से सांस्कृतिक संदर्भ में संलापन करना। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, इच्छानुसार। देखिए बिल्कुल सत्य है, इच्छानुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना। अवचेतन के रूप में करेंगे, बिल्कुल नहीं, अपने इच्छानुसार अगर दो भाषाओं में व्यवहार करना, अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषावाद दो या दो से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इच्छानुसार दो भाषाओं में बात करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाए, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते हैं। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है दोस्तों, सही नहीं है। तो क्या देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी गतिविधियों को बदलना। बिल्कुल अगर आप एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, अगर तुरंत बदल दे रहे हैं फिर उसके बाद बदल दे रहे हैं तो लड़कों में तर्क वितर्क करने की क्षमता और बढ़ेगी। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। कक्षा में अधिगम और खेल को, देखिए कभी भी कक्षा अधिगम और खेल को अलग अलग नहीं करेंगे, एक दूसरे से पारस्परिक यानी कि पारस्परिक सहयोग जोड़कर एक दूसरे से रखेंगे और अधिगम एक्टिविटी लर्निंग जो भी कराएंगे वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे अलग की बात कर रहा है तो नहीं का नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है। देखिए यहाँ पे आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है, तो देख लेते हैं। जब मैं अंग्रेजी में समाचार सुनता हूँ तो वास्तविक ध्वनि पकड़ पाने में मुझे कठिनाई होती है। बिल्कुल सत्य है, श्रवण के माध्यम से जब वो अंग्रेजी में समाचार सुनता है, क्या है, श्रवण अभ्यास के दौरान, तो वास्तविक ध्वनि पकड़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, चुनौती के बारे चुनौती दे रहा है उसको, तो ये तो सत्य हो जाएगा, लेकिन निगेटिव पूछा है। मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई, देखिए यहाँ पे उत्तर कैसे देगा, यहाँ पे श्रवण की बात कर रहा है तो यहाँ पे उत्तर देने में कठिनाई यानी कि बोलने की कठिनाई हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे यही नहीं होगा क्योंकि चुनौती नहीं दे रहा है श्रवण में। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, क्योंकि नहीं का नहीं ही पूछा है, निगेटिव का निगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाषा अंतरण यानी कि ट्रांस लैंग्वेज, भाषा अंतरण कहते किसे हैं दोस्तों। देखिए भाषा अंतरण उसे कहते हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की एक शैक्षणिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो वही है, क्या भाषा अंतरण में कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारा को चुनौती देती है। बिल्कुल यहाँ पे चुनौती की बात कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ सब प्रश्न है दोस्तों, और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। देखिए रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आनंद मिलता है, बिल्कुल, देखिए आनंद मिलेगा तभी तो आपको एक्टिविटी क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपको आनंद आएगा कक्षा क्लास में, तो आप पढ़ने में मन भी लगेगा। कथात्मक कल्पनात्मक को जागृत करती है, बिल्कुल सत्य है ये भी,
लेकिन निगेटिव पूछा है। देखिए रटने की प्रवृत्ति पे बल देती है, ये क्या है रचनात्मकता के बारे में नहीं है, क्योंकि रटने पे बल नहीं देती है। रटने की प्रवृत्ति क्या है, निगेटिव टेक्स्ट वर्ड से गलत हो जाएगा। संपूर्ण पैरागोजी में हम ये भी बताए हैं। और परिचय तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है, ये क्या है, रचनात्मकता का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति पे बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है। श्रवण के बारे में सही नहीं है। तो क्या श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है? बिल्कुल, श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है, लेकिन निगेटिव पूछा है तो ये सत्य है। रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करते हैं। बिल्कुल, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पृष्ठभूमि से अगर कोई शोर व्यवधान आ रहा है तो भाई पैदा अवधान पैदा तो कर ही रहा है, तो ये भी सत्य है श्रवण के बारे में। कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं। देखिए अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो बालक क्या करता है, बहुत तेज बोलने की कोशिश करता है। नहीं देखते हैं कोई बालक उसको सुनाई देता है, चाहे बुजुर्ग लोग हैं तो बहुत तेज बोलते हैं, तो ये भी श्रवण के बारे में सत्य है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, ये कोई निर्भर नहीं करता है। धीमी गति से भी पढ़ सकता है बालक, तेज गति से तो निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि नहीं का नहीं पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है। भाषा के संदर्भ में दोस्तों नहीं पूछा है। योजक क्या है भाषा के संदर्भ में, वाक्यांश भाषा के संदर्भ में है, सर्वनाम है, व्याकरण अनुवाद विधि है, लेकिन खोज विधि नहीं है। निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खोजबीन पद्धति गतिविधि का सिद्धांत, विकल्प खोजने का सिद्धांत और उद्देश्यपूर्ण अनुभवों के सिद्धांत पर आधारित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पठन क्या है। पठन दोस्तों क्या है, तो देखिए पठन जो हम नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना, ये पठन है। पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण के है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी। क्या, वाच्य और काल पढ़ा रही थी। मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम किया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। इसमें नीचे अध्यापक के लिए कुछ सुझाव के लिए दिए गए हैं, जो सही नहीं है उसका चयन करें। तो क्या यह संभव हो सकता है कि व्याकरण पढ़ाने की विधि विद्यार्थी को प्रोत्साहित न कर पाई हो? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। बिल्कुल, जहाँ शब्द संपदा दिखे भर भर के वहाँ पे देखिए एक वाक्य है तो उसमें शब्द संपदा अगर आ गया तो वही यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक वाक्य में किसी तर्क को दो विरोधी भाषी बिंदुओं को पहली व तीसरी पंक्ति अभिव्यक्ति करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को देखें और प्रश्न करें। देखिए पहले में तर्क की बात कर रहा है, जहां तर्क की बात करेगा तो निष्कर्ष तो निकल कर आएगा ही। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। देखिए कथन, तर्क, अभिकथन, निष्कर्ष। तो तर्क यहाँ की बात कर रहा है पहले को दो विरोधाभासी बिंदुओं के पहली और तीसरी पंक्ति, तो दूसरा निष्कर्ष निकल कर आएगा तभी तो निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अवधारणात्मक मानचित्र। देखिए अवधारणात्मक मानचित्र होती क्या है दोस्तों। देखिए अवधारणात्मक मानचित्र एक शैक्षणिक तकनीक है जो छात्रों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है
कि नई अवधारणाएं पहले से सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित हो सकती है। तो अवधारणात्मक मानचित्र दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की समझ को जानने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? देखिए, व्याकरण शिक्षण के संबंध में कथन सही नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का इस्तेमाल, ये तो भाई व्याकरण शिक्षण के लिए जरूरी है, लेकिन निगेटिव पूछा है। वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का, बिल्कुल, अगर जितने भी त्रुटियों के बारे में गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो व्याकरण आप उसको सुधारने का मौका मिलेगा, तो ये भी सत्य है। शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। देखिए, व्याकरण में आप मानसिक छवि का सृजन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 3 निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा। क्योंकि व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति तथा व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। और जो दोस्तों ये व्याकरण शिक्षण है, ये व्याकरण शिक्षण के लिए एक आगमन विधि क्या होती है? सर्वाधिक उचित एवं प्रभावी होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? आगमन विधि। ये व्याकरण विधि में बहुत ही आगमन विधि का रोल होता है। जैसे आगमन में उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या गलतियां मायने रखती हैं? बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती है? तो यहाँ पे विषम या बेमेल को चुने, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करते हुए हमें उचित भाषा, बिल्कुल, अगर आप कार्यस्थल पे उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो आप सोचेंगे ना कि हम कैसे बात करें, अच्छे ढंग से बात करें, तो वही बात की गई है। उच्चारण शिक्षक इस बात पर ध्यान देता है कि विद्यार्थियों को बालाघात व तान अनुतान की समझ बन जाए, जिससे कि बुद्धिपूर्वक बोले, बिल्कुल ये भी सत्य है, लेकिन निगेटिव पूछा है। जब हम विद्यार्थी को सटीकता पर कार्य करते हैं, हम उनके साथ भाषा के सही प्रयोग का, बिल्कुल, जब आप विद्यार्थियों की सटीकता पर बात करेंगे तो भाषा का सही प्रयोग करेंगे, ना कि अप्रयोग की तरह कि गलती गलती भाषा बोल दे। चौथा क्या कह रहा है? लेखन में गलतियां मायने रखती है। देखिए, यही पहले निकल के आ गया, लेखन में गलतियां मायने रखती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लेख लिख रहे हैं तो क्या लेखन में गलतियां मायने नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ही लॉक हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? क्या व्याकरण अनुवाद विधि, या तंत्रिका संबंधी चक्र, या वैषम्य अंतर विश्लेषण, या नियम और प्रकार्य? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। तंत्रिका संबंधी चक्र भाषा शिक्षण की अवधारणा विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? तो भारत की शिक्षा में भाषा नीति को त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। क्योंकि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा, किसमें? राजभाषा के रूप में जानी जाती है। इसके अनुसार देवनागरी में लिखी और मूलतः संस्कृत से अपनी परिभाषिक शब्दावली को लेने वाले हिंदी क्या होती है? भारतीय संघ की एक राजभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर होगा, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।